नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम बीए पार्ट फर्स्ट में फिजिकल ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल में भौतिक भूगोल क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है और भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं उसके बारे में हम पूर्व की कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। आज हम ब्रह्मांड के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड या यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स के अंतर्गत हम पहला पॉइंट जो लेते हैं वो है आकाश गंगाएं, या जिसको हम गैलेक्सी बोलते हैं। अधिकांश ब्रह्मांड की रचना आकाश गंगाओं से हुई है। आकाश गंगा लाखों तारों का एक विशालकाय परिवार है जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से परस्पर बंधा हुआ है। आकाश गंगाओं में तारों के अतिरिक्त गैस तथा धूल भी व्याप्त है। हमारे ब्रह्मांड में 10 बिलियन आकाश गंगाएं सर्वाधिक शक्तिशाली दूरबीनों द्वारा देखी जा चुकी हैं, किंतु ब्रह्मांड की बाह्य सीमा निर्धारित नहीं की जा सकी है। दूर तक आकाश गंगाएं 10 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित हैं। इस सिद्धांत के आधार पर आकाश गंगाओं की संख्या 3 ट्रिलियन हो सकती है। आकाश गंगाओं को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला सर्पिलाकार या स्पाइरल, दूसरा दीर्घ वृत्ताकार या एलिप्टिकल तथा तीसरा अनियमित या इर्रेगुलर। दुग्ध मेखला मिल्की वे तथा एंड्रोमेडा में स्थित महान आकाश गंगा विशाल सर्पिलाकार आकाश गंगाओं के उदाहरण हैं। सर्पिलाकार आकाश गंगाओं में केंद्रीय नाभिक होता है जिसके चारों ओर विशाल चक्राकार भुजाएं स्थित होती हैं। सर्पिलाकार आकाश गंगाएं कुल ज्ञात आकाश गंगाओं का 80% हैं। दीर्घ वृत्ताकार आकाश गंगाओं में कोई चक्राकार भुजा नहीं होती है। ज्ञात आकाश गंगाओं में से 17% अंडाकार हैं। शेष आकाश गंगाएं अनियमित आकार की हैं। ब्रह्मांड का विकासवादी सिद्धांत इस बात की पुष्टि करता है कि अंतरिक्ष में आकाश गंगाओं का वितरण सभी दिशाओं में समान है। अतएव किसी भी आकाश गंगा से देखने पर ब्रह्मांड का औसत संगठन एक समान होगा। दूसरा पॉइंट ले रहे हैं हम, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हमारी अपनी आकाश गंगा दुग्ध मेखला मिल्की वे कहलाती है। इस आकाश गंगा की विशेषता ये है कि इससे होकर संपूर्ण वृत्त में प्रकाश की एक धारा प्रवाहमान दिखाई देती है। ये दुग्ध मेखला लगभग 30 आकाश गंगाओं के एक समूह का सदस्य है जो स्थानीय दल या लोकल ग्रुप कहलाता है। पृथ्वी से देखने पर ये धारा आकाश में बहती प्रकाश की एक नदी की भांति दिखाई देती है। वास्तव में ये करोड़ों टिमटिमाते तारों से मिलकर बनी है। पृथ्वी से देखने पर लगता है कि तारे पास पास में तैर रहे हैं। ये दुग्ध मेखला एक सर्पिलाकार आकाश गंगा है। इस आकाश गंगा का मुख्य भाग एक ऐसा मंडल है जिसके आर पार 1 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी है। इसकी गोलाकार नाभिक का व्यास 16,000 प्रकाश वर्ष है। इस आकाश गंगा की सर्पिल भुजाएं दूर दूर तक फैली हैं। इन्हीं भुजाओं में से एक भुजा में हमारा सौर मंडल स्थित है। आकाश गंगा में 1 खरब से अधिक तारे हैं जो इसके केंद्र में 23 करोड़ वर्षों की औसत कालावधि में घूमते रहते हैं। हमारी आकाश गंगा का केंद्र या नाभि ब्रह्मांडीय धूल कणों से ऐसा ढका हुआ है कि प्रकाश दूरबीन द्वारा इसका अध्ययन संभव नहीं है। रेडियो दूरबीन से ही इसके विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारी आकाश गंगा का केंद्र सूर्य से लगभग 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ये गैस की एक घूमती हुई बिंब जैसी या डिस्क जैसी दिखाई देती है। इस पट्टी में अनेक बड़ी बड़ी किरणें होती रहती हैं तथा केंद्र में नए तारे लगातार पैदा होते रहते हैं। वस्तुतः हमारी आकाशगंगा केंद्र प्रकाश की बाढ़ से ओतप्रोत है। मैरीलैंड विश्वविद्यालय के डॉक्टर जोसेफ वेबर का विचार है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र को एक श्याम विवर या ब्लैक होल नियंत्रित करता है। इस केंद्र से ही प्रभावशाली गुरुत्वाकर्षण की लहरें निर्गत या मिलती हैं। अब हम बात करते हैं तारों के बारे में। तारे क्या हैं? आकाश में लाखों करोड़ों तारे
मौजूद हैं, किंतु नग्न क्षेत्रों से हम मात्र कुछ हजार तारे ही देख सकते हैं। आकाशगंगा के 98% में द्रव्य या तारे विद्यमान हैं। शेष 2% में अंतर तारक या ब्रह्मांडीय गैस तथा धूल सम्मिलित होती हैं। तारे प्राय समूहों में मिलते हैं। एकाकी तारे या लोन स्टार अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं। एकाकी तारे कुल तारों का 25% से अधिक नहीं है। युग्म तारे बाइनरी स्टार 33% है। शेष भूसंख्यीय तारे या मल्टीपल स्टार्स होते हैं। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो में स्थित एंटीरीज वास्तव में एक युग्म तारा है। कैपेला तथा अल्फा सेंटोरी 3 तारों के समूह है, जबकि कैस्टर 6 तारों का समूह है। कभी कभी नग्न आंखों से एकाकी दिखने वाले तारे युग्म तारे होते हैं, जो गुरुत्व के एक सामान्य केंद्र की परिक्रमा करते हैं। ये तारे 1 वर्ष से हजारों वर्ष की कालावधि में एक दूसरे के चारों ओर कक्षीय गति परिक्रमा करते हुए दिखाई देते हैं। तारे हाइड्रोजन से निर्मित होते हैं। हाइड्रोजन के जलने से इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब किसी तारे की संपूर्ण हाइड्रोजन चुक जाती है या खत्म हो जाती है तो इसका बाह्य क्षेत्र उभरा हुआ तथा लाल हो जाता है। ये तारे की वृद्धावस्था का द्योतक है। ऐसे तारे लाल दानव या रेड जायंट्स कहलाते हैं। हमारा सूर्य 5 मिलियन वर्षों में एक लाल दानव में बदल जाएगा। लाल दानव अत्यंत विशाल आकार के होते हैं। बीटलगॉस की व्यास 480 मिलियन किलोमीटर, जो हमारे सूर्य के व्यास से 350 गुना अधिक है। मायरा एक अन्य लाल दानव है जिसका व्यास 660 मिलियन किलोमीटर है। श्याम वामन ब्लैक ड्वार्फ छोटे काले तारे हैं जो अंततः अंतरिक्ष के अंधकार में विलीन हो जाते हैं। श्वेत वामन व्हाइट ड्वार्फ छोटे सघन तत्व तारे हैं जो सूर्य जैसे तारे के जीवन की पूर्णावस्था का द्योतक है। महादानव सुपर जायंट विशालकाय तारे हैं जिनके केंद्र की संपूर्ण हाइड्रोजन चुक गई है, फिर भी वे अपने आकार में निरंतर वृद्धि कर रहे हैं तथा अंततः मिट जाएंगे। नव तारे नोवे तथा अभिनव तारे सुपरनोवा ऐसे तारे हैं जिनकी चमक अकस्मात 10 से 20 गुना अधिक बढ़ जाती है तथा पुनः धीरे धीरे कम हो जाती है। दोनों प्रकार के तारों में सूक्ष्म अंतर स्पष्ट नहीं है। संभवतः ये दोनों प्रकृति में नहीं वरन परिमाण में भिन्न होते हैं। इनमें आकस्मिक रूप से चमक उत्पन्न होने के कारण इनमें आंशिक या पूर्ण विस्फोट होता है। जब तारे में संपूर्ण विस्फोट होता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब ये इतना तेज चमकता है कि इसकी चमक 1000 मिलियन सूर्यों के बराबर हो जाती है। परिवर्तनशील तारे वेरिएबल स्टार्स वे हैं जिनमें चमक घटती बढ़ती रहती है। 1784 में अंग्रेज खगोलवेत्ता जॉन गुडरिच ने डेल्टा सेल्फी नामक तारे की खोज की थी, जिसमें नियमित रूप से प्रत्येक 5 से 9 घंटे बाद चमक घटती बढ़ती रहती है। क्वेसर सबसे दूर स्थित अति प्रकाशवान असाधारण आकाशीय पिंड है जिनकी स्थिति का ज्ञान 1962 में प्राप्त हुआ। ये पृथ्वी से 16 मिलियन प्रकाश वर्ष तक की दूरी पर स्थित होते हैं। स्पंदनशील तारे या पल्सर वे परिवर्तनशील तारे हैं जिनमें से नियमित रूप से लघु अवधि की विद्युत चुंबकीय लहरें निकलती हैं। श्याम विवर ब्लैक होल यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना अधिक है तो इसके जीवन के अंतिम दौर में विचित्र घटनाएं घटित होती हैं। ये सिकुड़ कर इतना अधिक सघन हो जाता है कि प्रकाश भी इसकी गुरुत्व से बाहर नहीं निकल सकता है। अतः ये पिंड अधिकारपूर्ण हो जाता है तथा प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता। 1967 में जॉन व्हीलर नामक एक अमेरिकी भौतिकविद ने ऐसे मरते हुए तारे के लिए ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। ब्रह्मांड का आकार एवं आयु कोई भी ये नहीं जानता कि ब्रह्मांड का आकार सीमित है या असीमित। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्रह्मांड को निश्चित किंतु असीमित फाइनाइट बट अनबाउंड बताया था, जिसका तात्पर्य है कि ब्रह्मांड की सीमाएं यद्यपि निश्चित रूप से उपस्थित हैं किंतु वे दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। 1915 में आइंस्टाइन का सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित होने पर ब्रह्मांड के गणितीय मॉडलों की रचना करना संभव हो सका। 1930 तथा 1940 के दशक में ब्रह्मांड की आयु के प्रश्न का समाधान एडविन हबल के अपने स्थिरांक कांस्टेंट की माप पर आधारित था। वर्तमान समय में ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष आंकी जाती है। 1990 में स्थापित हबल अंतरिक्ष दूरबीन की सहायता से लिए गए मापों के आधार पर वैज्ञानिकों ने अपेक्षाकृत युवा ब्रह्मांड की कल्पना की है।
वैज्ञानिकों के अनुसार या अनुमान में हबल स्थिरांक 80 होने की दशा में ब्रह्मांड की आयु मात्र 8 मिलियन वर्ष होगी। आज हमने विभिन्न टॉपिक्स आकाशगंगा, गैलेक्सी, ब्रह्मांड, तारे क्या होते हैं, कितने प्रकार के तारे होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। अब हम कल ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में या ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।